हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं अखिलेश सिंह, प्रिंसिपल, राजकीय हाई स्कूल मुंबई पड़ियाना, सरोजनी नगर, लखनऊ। बच्चों, जैसा कि आप सब विदित हैं, सबको जानकारी है कि हमारे देश में, सारे विश्व में कोविड-19 नोवेल कोरोना नामक वायरस ने महामारी फैलाई हुई है। सारा देश, सारी दुनिया इससे बहुत परेशान है और लगभग सभी देशों ने, हमारे देश ने भी अब इससे बचने के लिए लॉकडाउन कर रखा है और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, जो निर्देश हैं, उसके हिसाब से हम सब लोगों को अपने घरों में ही रहकर इस महामारी से अपने आप को बचाना है। निर्देश दिए गए हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम समय समय पर जब भी ऐसा लगे कि हाथ प्रदूषित हो गए हैं, उनको साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और कोशिश करें कि कम से कम लोगों से मिलें, घर से बाहर न निकलें जब तक कोई अपरिहार्य परिस्थितियां, कोई विशेष परेशानी न हो। इसी क्रम में हमारे सरकार ने, हमारे विभाग ने ये तय किया है कि बच्चों को इस महामारी में बाहर न निकलना पड़े, इसलिए 3 मई 2020 तक संस्थाओं को बंद किया गया है। शैक्षिक संस्थाओं को, डिग्री कॉलेज से लेकर के प्राइमरी तक सभी शैक्षिक संस्थाएं बंद हैं। लॉकडाउन 3 मई तक है और आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए सरकार ने, विभाग ने निर्णय लिया है कि आप लोगों को ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए। आशा है कि आप सब जागरूक हैं और जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं तब तक ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे, अपने शिक्षकों से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको समझते रहेंगे, उसको फॉलो करेंगे और जहां भी कोई विशेष परेशानी आती है वहां पर फोन करके, अन्यथा व्हाट्सएप के द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे और गुरुजन आपके सारे प्रश्नों का समय समय पर जवाब देते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे विद्यालय के बच्चे जानते हैं कि मैं आपको विज्ञान एवं गणित कक्षाओं में पढ़ाता हूं, इसलिए आज 20 अप्रैल 2020 से फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है और मैं आपको विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। और क्योंकि शुरुआत में आपको विज्ञान में रुचि आए, इसलिए विज्ञान जिसकी 3 शाखाएं हैं, हाई स्कूल के विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स भी कहते हैं, मैं आज आपको पढ़ाना शुरू करूंगा और भौतिक विज्ञान में रुचिकर पाठ जो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन है, उसको मैं प्रारंभ करूंगा। आशा है आप इसको समझेंगे मन लगाकर और जहां पर भी आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। क्वेश्चंस दूंगा आपको, छोटी छोटी प्रश्नावलियां दूंगा, लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और विकल्पी प्रश्न दूंगा जिनको आप हल करेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से उसको चेक कराते रहेंगे कि आपके आंसर ठीक है या नहीं है, कहाँ पे क्या कमी है, उसमें सुधार समय समय पर किया जाता रहेगा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो जैसा कि आप देखते हैं कि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। आप कक्षा 10 के छात्र हैं। अब कक्षा 10 में हम आपको आज विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं, विज्ञान पढ़ाएंगे। विज्ञान की 3 शाखाएं जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान है, इसमें मैं आपको सबसे पहले भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा और भौतिक विज्ञान में रुचिकर विषय है, रुचिकर पाठ है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग है REFLECTION, और अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इंग्लिश में पाठ का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें बच्चों जब हम शुरुआत करते हैं
तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि प्रकाश है क्या। तो देखो, जब बच्चों आप हायर क्लासेस में इंटरमीडिएट, बीएससी, इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे तो आप ऊर्जा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सूर्य से जो हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, ये एक्चुअली विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमें प्राप्त होती है। आप पढ़ेंगे कि जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में चलती है और जो वस्तुएं हैं वो सामान्य गति से चलते हैं, वो तरंगों के रूप में नहीं चलती। द्रव्य तरंगों के रूप में नहीं चलता है, ऊर्जा तरंगों के रूप में चलती है। तरंगों की अगर विशेष बात की जाए तो तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें किसी माध्यम में उत्पन्न होती हैं, जैसे ठोस, द्रव या गैस, और जहां पर कोई माध्यम नहीं होता है, निर्वात होता है, जैसे सूर्य से लेकर के पृथ्वी के वायुमंडल तक रास्ते में निर्वात पड़ता है। निर्वात में जो तरंगें चलती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। तो बेटा ये स्पष्ट हो गया होगा कि सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल तक जो प्रकाश आता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। और एक्चुअली ये जो प्रकाश आता है ये ऊर्जा है, और जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका बहुत छोटा सा भाग है। जब आप विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसकी रेंज, उसकी परास 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻+8 और +10 मीटर तक होती है, यानी कि -15 से +10, यानी कि 10⁻25 10⁻25 ऑर्डर का रेंज है, ऑर्डर की परास है। इतनी बड़ी ऊर्जा, यहां से यहां तक फैली हुई ऊर्जा, अगर कहा जाए कि ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है ये सारी फैली हुई है 10⁻−10 मीटर से 10⁻−15 मीटर से 10⁻8 मीटर की भी बात की जाए तो ये लगभग 15 और 8 23, 10⁻23, एक के आगे 23 जीरो, इतनी बड़ी रेंज है। और इस रेंज में से, इस परास में से जो बहुत छोटा सा भाग हमें मिलता है देखने के लिए, उसको हम प्रकाश कहते हैं। ये छोटा सा भाग जो है ये प्रकाश है। और इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज जो है वो 10⁻4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। वैसे एक्यूरेट तो ये 7800 एंगस्ट्रॉम है, 8000 एंगस्ट्रॉम इसको मान लेते हैं। अगर इसको हम मीटर में कहें तो ये 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर की कोट की ऊर्जा होती है। अर्थात जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका बहुत छोटा सा भाग हमारी आंखों को संवेदित करता है, या बहुत छोटा सा भाग जो वस्तुओं पर पड़ता है और उसकी वजह से वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इस छोटे से ऊर्जा के भाग को ही हम प्रकाश कहते हैं। अर्थात प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, और एक्चुअली ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलती है। अब जिनको जानकारी है वो ये कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें तो यांत्रिक तरंगें होती हैं, लेकिन वास्तव में एक हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम माना है जिसको ईथर कहा गया है। ये कहा गया कि जब प्रकाश चलता है तो ईथर के कण कंपन करने लगते हैं और वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, इसलिए प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ प्रकृति कहा गया। तो बच्चों, इतना सब डिटेल में अगर आप हाई स्कूल में नहीं जानना चाहते हैं तो दो बातों को जरूर जान लीजिए कि एक तो प्रकाश ऊर्जा है और दूसरे ये विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति है। इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में चलती है, और क्योंकि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है इसलिए ऊर्जा है। और इस पे काफी बहुत दिनों तक विवाद रहा। दोनों महान वैज्ञानिक हाइगेंस और न्यूटन अपनी अपनी बातों पर अड़े थे। न्यूटन का यह कहना था कि प्रकाश द्रव्य है, पदार्थ है, कणों से मिलकर बना है, जिसको उसने कणिकाएं, करप्सल्स कहा था। और उसने अपना कणिका सिद्धांत
थ्योरी ऑफ करेक्शंस दी थी, लेकिन हाइगेंस का कहना था कि नहीं, प्रकाश पदार्थ नहीं है, द्रव्य नहीं है, कणों के रूप में नहीं चलता है, प्रकाश तो ऊर्जा है, ये तरंगों के रूप में चलती है। तो फिर इन दोनों विवादों को निपटाने के लिए प्रैक्टिकल्स किए गए, प्रयोग करके देखे गए। एक वैज्ञानिक फोको ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये पाया कि प्रकाश जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है, सघन का मतलब भारी या गहरे माध्यम में प्रवेश करता है, भारी या अधिक घनत्व वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी चाल घट जाती है, और जब विरल माध्यम में या हल्के माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। ये प्रयोगों के आधार पर बिल्कुल सही पाया गया। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, ये प्रकाश ऊर्जा है, और इस प्रयोग के आधार पर ही ये दोनों जो विवाद थे ये खत्म हुए, और न्यूटन ने भी माना कि हाँ, प्रकाश ऊर्जा है। आज जब हम नए परिवेश में देखते हैं तो आज फिर जब हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण और उसका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं, तो फिर कभी कभी फोटोन की जब बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, आइंस्टीन के हिसाब से ये मास ऊर्जा में बदलता है, जिसको फोटोन कहते हैं। लेकिन अभी आपको हाई स्कूल लेवल पर यह समझना है कि प्रकाश ऊर्जा है, अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति है प्रकाश। तो बच्चों, हमें लगता है कि आपका जो पहला प्रश्न था कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, ये आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश ऊर्जा है और ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा प्रश्न होता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। आपने छोटी क्लास से पढ़ा होगा कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, लेकिन इसको थोड़ा शुद्ध तरीके से कहा जाए तो प्रकाश सरल रेखा में तभी तक चलता है जब तक कि वो किसी एक ही माध्यम में चले, और वो माध्यम भी होमोजीनियस हो, समांग माध्यम हो, अर्थात ऐसा न हो उस माध्यम में एक जगह पर घनत्व बढ़ जाए, दूसरी जगह पर घनत्व घट जाए। जैसे पानी कहीं पर गाढ़ा हो जाए, खारा हो जाए, कहीं मीठा हो जाए, पतला हो जाए, तो फिर पूरे पानी में प्रकाश सरल रेखा में नहीं चलेगा। तो बच्चों, जैसे हवा है, हवा अगर समांग है, हर जगह बराबर घनत्व की है, तो प्रकाश सरल रेखा में चलता रहेगा। लेकिन अगर घनत्व बदलता है, कहीं हवा भारी कहीं हल्की होती है, तो प्रकाश सरल रेखा में नहीं चलेगा। तो बच्चों, हम आपको यहाँ समझाना चाहेंगे कि प्रकाश कब कब सरल रेखा में नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए हवा एक जैसी है, बराबर भारी है, समान घनत्व की है, एक ही उसका अपवर्तनांक है, तो प्रकाश सरल रेखा में चलता रहेगा। लेकिन अगर अचानक उसके रास्ते में कोई दूसरी चीज आ जाती है, और ऐसी चीज आ जाती है जिसमें प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है, तो फिर टकराएगा, और टकरा करके वापस लौट जाएगा, क्योंकि प्रवेश नहीं कर सकता है। तो अगर प्रकाश टकरा के वापस लौटता है, तो फिर वो घटना जो है वो परावर्तन कहलाएगी। तो प्रकाश जब किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसको परावर्तन कहते हैं। और स्पेशली जब बहुत चिकने पृष्ठों से, स्मूथ सरफेस से प्रकाश टकरा के लौटता है, जैसे शीशा दर्पण जिसको हम लोग कहते हैं, या कांच की प्लेट जिसपे एक तरफ पॉलिश हो रही है, उससे टकरा के वापस लौटता है, तो दर्पण है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत चिकनी सड़क है, प्रकाश टकरा के लौटता है, आंखों पर रिफ्लेक्शन देता है, तो वो भी परावर्तन है, चिकनी सड़क से परावर्तन। अगर कोई स्टील का बर्तन, कोई चिकना पृष्ठ वाला बर्तन है, प्रकाश टकरा रहा है, आंखें चौंधिया रही हैं, ग्लेयरिंग हो रही है, तो एक्चुअली वहां पर भी प्रकाश टकरा के लौट रहा है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। कभी कभी बहुत चिकने लकड़ी के फर्नीचर होते हैं, उनका जो पृष्ठ है, उनका जो सरफेस है, वो बहुत चिकना होता है, और आंखों में चमक आती है, चौंधियाती है, रिफ्लेक्शन होता है, ग्लेयरिंग होती है, तो एक्चुअली वहां पर भी प्रकाश का परावर्तन होता है। तो बच्चों, हमारा ये कहना है कि कोई भी चिकना पृष्ठ, एनी स्मूथ सरफेस कैन क्रिएट द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी चिकना पृष्ठ प्रकाश को टकरा के वापस उसी माध्यम में भेज सकता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम अभी आपको बोर्ड पे भी समझाएंगे कि कैसे परावर्तन होता है। दूसरी चीज, जिस चिकने पृष्ठ से टकरा के प्रकाश वापस लौट जाता है, उस चिकने पृष्ठ को हम दर्पण कहते हैं। तो बच्चों,
अगर हमारा ये सोचना है कि दर्पण केवल कांच का ही होता है तो ये हमारी संकीर्ण विचारधारा है, हमारा सोचने का अभी स्तर छोटा है। एक्चुअली जब कोई भी चिकना पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करता है, चाहे वो चिकनी लकड़ी हो, चिकना बर्तन हो, वो सब दर्पण है। जो भी चिकना पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करेगा उसको हम दर्पण कहेंगे। तो ये हमारी समझ में दर्पण की सबसे अच्छी परिभाषा है कि दर्पण कोई भी ऐसा चिकना पृष्ठ है जो प्रकाश का परावर्तन करता है, अर्थात जिससे टकराकर के प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। अब बच्चों, कभी कभी जब हम शब्द माध्यम बोलते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता होगा, आप थोड़ा सा दिग्भ्रमित होते होंगे। माध्यम का मतलब चीजें, पदार्थ, जैसे हवा एक माध्यम है, पानी दूसरा माध्यम है, कांच तीसरा माध्यम है, लकड़ी चौथा माध्यम है। ये सब जो अलग अलग पदार्थ हैं, ये सब अलग अलग माध्यम हैं। और इन माध्यम में से होकर के प्रकाश अगर चल सकता है, जैसे पानी में से होकर प्रकाश चल सकता है तो हम कहेंगे माध्यम पानी है, उसमें प्रकाश चल रहा है। हवा में से होकर प्रकाश चल सकता है तो माध्यम हवा है, उसमें से प्रकाश चल रहा है। कांच में से होकर प्रकाश चल सकता है तो माध्यम कांच है, उसमें से होकर प्रकाश चल रहा है। तो माध्यम अगर बदलते हैं तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, और अगर वही माध्यम रहता है तो प्रकाश उसी चाल से चलता रहता है और सरल रेखा में चलता रहता है। अगर कोई दूसरी वस्तु सामने आती है तो टकरा के परावर्तन हो सकता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो बच्चों, अगर प्रकाश टकरा के वापस लौट गया तो परावर्तन हो गया। लेकिन अगर प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से टकराता है जिसमें अंदर प्रवेश कर सके तो फिर परावर्तन नहीं होगा, वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, मान लीजिए कि प्रकाश हवा में चल रहा था, अचानक कोई कांच का गुटका पड़ गया रास्ते में, तो कांच के अंदर प्रवेश कर गया प्रकाश। तो अब जब कांच के अंदर प्रवेश करेगा तो कांच हवा से भारी है, तो हम कहेंगे कांच का अपवर्तनांक हवा से ज्यादा है। तो क्योंकि अपवर्तनांक ज्यादा हो गया है तो फिर प्रकाश उस माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो उसकी चाल कम हो जाएगी, क्योंकि कांच भारी है, घनत्व ज्यादा है, अपवर्तनांक ज्यादा है, उसकी चाल कम हो जाएगी। इसलिए उसका रास्ता भी बदल जाएगा। रास्ता उसका जब बदल गया तो रास्ता तिरछा हो जाएगा, तो हम कहेंगे वो अपने रास्ते से विचलित हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो गया। और जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, अर्थात हवा से कांच में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो गया, अपने रास्ते से हट गया, तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कब हुआ? जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश किया और अपने मार्ग से विचलित हो गया। तो हमें बच्चों ये भी समझना है कि मार्ग से विचलित क्यों हो गया, क्योंकि दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी चाल बदल गई। चाल घट भी सकती है, चाल बढ़ भी सकती है। कब घटेगी कब बढ़ेगी, जब हम आपको अपवर्तन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कब चाल बढ़ जाती है, कब घट जाती है, कब वो अविलंब से दूर हट जाता है, कब अविलंब की ओर झुक जाता है। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाना, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन है। द डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ in entering in the other medium is known as refraction of light. This is the phenomena of refraction of light, in which when light enters into the second medium, then it gets deviated from its original path. So this phenomena is known as refraction of light. प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर एक बार सुन लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से हट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद बच्चों, आप जब ऊंची क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। क्या होता है आप पढ़ेंगे। प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ये सब आपको प्रकाश की घटनाएं इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में आपको पढ़ने को मिलेंगी। हम आपको केवल हाई स्कूल में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाएंगे। अब बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि परावर्तन दर्पण से होता है, और दर्पण हमने बताया कोई भी चिकना पृष्ठ हो सकता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेटा, जैसे ये कोई कांच की प्लेट है, इस प्लेट पर नीचे की तरफ ये पॉलिश कर दी गई है, तो ये पॉलिश वाला पृष्ठ हो जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाला जो पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ होगा। इंग्लिश में कहेंगे दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज पॉलिश सरफेस। जैसे पन्ना है,
पन्ने पे आप दोनों तरफ लिखते हैं। पहले एक तरफ लिखा तो हमने कहेंगे पहले पृष्ठ पे लिखा, फिर दूसरी तरफ लिखेंगे तो कहेंगे दूसरे पृष्ठ पे लिखा। तो पन्ने में जब दोनों पृष्ठ हैं तो इस कांच की प्लेट में भी दोनों पृष्ठ हैं, एक ऊपर पृष्ठ है एक नीचे पृष्ठ है। नीचे वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दी और ऊपर वाला जो पृष्ठ है इससे प्रकाश का परावर्तन होगा, इसलिए इसको परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। और ये जो कांच की प्लेट है ये समतल प्लेट है, इसलिए ये कांच का समतल दर्पण बन जाता है। तो बच्चों हम दिखाएंगे आपको कि ये कांच का समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर ये प्रकाश की किरण कोई आकर के गिरती है। तो यहां आपको समझाना है, एक बार फिर आप समझ लेंगे कि ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर ये प्रकाश किरण आकर के गिरती है। तो क्योंकि ये प्रकाश की किरण आकर के गिरती है तो गिरने को हम पतन कहते हैं और आने को आ कह सकते हैं। तो ये आपतन अर्थात आपतित किरण कहलाएगी। आपतित किरण क्यों कहेंगे? क्योंकि आकर के पतित होती है, आकर के गिरती है, इसलिए इसको हम आपतित किरण कहेंगे। तो ये आपतित किरण है। बच्चों यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका नाम आपतित किरण क्यों है। मैंने कई बार रिपीट किया, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये किरण आकर के पतित होती है, आकर के गिरती है, इसलिए इसको आपतित किरण कहते हैं। दूसरा ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस बिंदु पर आकर के गिरती है वो आपतन बिंदु होता है। तो यहाँ पर जो बिंदु ए है ये आपतन बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु पर आकर के गिरती है। क्योंकि हमें हमेशा डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपतन बिंदु देखना पड़ेगा कि किस बिंदु पर आकर के गिरी। फिर आपतन बिंदु पर हमें एक अभिलंब खींचना होगा, किसके ऊपर? दर्पण के ऊपर। तो ये समतल दर्पण है और ये आपतन बिंदु ए है, तो इस पर हमें अभिलंब खींचना है। अब अभिलंब की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि अभिलंब कैसे खींचा जाता है। अभिलंब जो होता है वो उस पर लंब होता है। तो बच्चों जैसे हमने ये बिगाड़ दिया दोबारा आपको समझाने के लिए कि आप कैसे समझेंगे कि अभिलंब कैसे खींचा जाता है। तो मान लीजिए ये तो सीधा सा दर्पण था, समतल दर्पण क्षैतिज लिखा हुआ था। अब की बार कोई समतल दर्पण हम तिरछा रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये एक तिरछा समतल दर्पण रख दिया और इस पर ये नीचे की तरफ इस पे पॉलिश कर दी, तो ये समतल दर्पण हो गया। अब समतल दर्पण पर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इधर से आकर के गिरती है। ये मान लीजिए प्रकाश की किरण ओ ए बिंदु ए